एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपकी जो DSSS की क्लासेस हैं जिसमें आपका कोर्ट अटेंडेंट के लिए है ना, इसमें मेरी शायद से 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं, इसी चैनल पर हुई है। प्लेलिस्ट भी बनवा दी है, बाकी आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देखोगे तो आपको क्लासेस दिख जाएंगी। सारे क्लासेस आई होप आपने देख ली होंगी, आपने कवर कर ली होंगी। इसी सीरीज में आज आपकी जो नेक्स्ट क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। पिछले क्लासेस मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी बोर्ड पर यहीं पे खोल के क्लास के लास्ट में कि कहाँ मिलेंगी। फिलहाल आज की जो क्लास है, न्यू क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वाली क्लास की जो आपकी PDF होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम से कलेक्ट करनी पड़ेगी। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम किस नाम से है? निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको इस क्लास की PDF इसी टेलीग्राम पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं। कमेंट्स पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली हूं, मैं ये चीज आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं देखेंगे। हाँ, कोई भी आपका जेन्युइन डाउट हो या कुछ इस तरीके से हो तो क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं बाद में पढ़ लूंगी, क्योंकि फिलहाल टाइम कम है और क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास में कराऊंगी सारे के सारे DSSS के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका प्रीवियस ईयर का ना हो, तो कंटेंट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सारा प्रीवियस ईयर आपका चल रहा है, ठीक है। तो इसी खुशी में पहले क्वेश्चन का आंसर किया जाए। लगाइए आंसर कितना आएगा। कह रहे सप्ताह के पहले 5 दिन में औसत जो वर्षा है, सप्ताह के पहले 5 दिन का औसत 9.5 है। कह रहे पिछले 2 दिन में वर्षा जो हुई है वो 2-3 के अनुपात में थी, और 7 दिनों में जो टोटल दे रखी है वर्षा वो आपका 12.5। तो कह रहे अंतिम दिन में कितनी वर्षा हुई है ये आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगाओ आंसर कितना आएगा। लगाइए कितना आएगा। देखो, ये तो आप सभी को पता होगा क्या कि मैडम औसत निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज निकालना है ना, तो जितना भी डाटा दे रखा है उन सबका सम कर दो और जितनी हमारे पास में डिजिट है उससे भाग कर देना। या मैं यहीं से आपका कहूं कि मुझे सम निकालना है तो नीचे n बैठा है इसको ऊपर ले जाऊं, यानी कि मैं कह सकती हूं मुझे सम निकालना है तो मैडम एवरेज की गुना कर दो, औसत की गुना कर दो, जितनी मेरे पास में डिजिट है उसके साथ में आपका यहां से योग निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। समझ आई बात? वापस आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है आपसे कि 5 दिन का औसत 9.5 है, योग निकालना कितना आएगा? मैडम जी 5 5 25, 9 5 45 और 2 47, यानी कि आपका हो गया 47.5 है। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है क्या कि 7 दिन का औसत 12.5, 7 दिन का औसत है 12.5, यानी कि 7 5 35 और ये जाएगा 7 दूनी 14 और 3 आपका 17, 7 एकम 7 और 1 8, 87.5 आएगा, 87.5 आएगा। मैं यहां से घटा दूं, 7 में से 5 जाएगा तो 2 दिन हो गए, और इन 2 दिन का कितना बैठेगा योग? मैडम घटाना जरा, आपका हो गया 40 हो गया। जो 2 दिन है ना, 5 दिन का हो गया, छठा और 7वां जो लास्ट के 2 दिन है उसका टोटल 40 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है छठे और 7वें दिन का 2 और 3 के अनुपात में है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 2 और 3 5 हो गया, और मेरे अकॉर्डिंग 40 आया, यानी कि 1 यूनिट का मान है 8 के बराबर। कह रहे अंतिम दिन कितनी वर्षा हुई है? कितनी वर्षा हुई है लास्ट वाले दिन, लास्ट का 7वां दिन, 7वां दिन यानी कि 3 यूनिट का मान पूछ रहा है। 8 तिया 24, 24 का मतलब है कि सी मेरा यहां से करेक्ट आंसर आएगा। 24 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट आंसर है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर नहीं समझ आया तो ये ना हो कि यहाँ पे मिस आउट कर दो, स्किप कर दो कि कोई नहीं मैम नहीं समझ आया एक क्वेश्चन से क्या होता है, और पता चले ऐसा ही क्वेश्चन फंस गया। समझ रहे हो? एक ही शिफ्ट में ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी देखा गया है, जो भी कराया था उसी से सिमिलर आपका दूसरा क्वेश्चन है। एक बार ही लगाओ आंसर कितना करोगे। लगाओ भैया आंसर कितना आएगा, जल्दी से लगाइए।
कह रहा है कि महीने के पहले 4 दिन में औसत जो है वो 24 है। अब की बार ये महीना है, पिछले क्वेश्चन में सप्ताह था, याद रखना। कह रहे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन का औसत 26 है। समझ में आई बात? फिर से देखो, क्या कह रहे हैं कि पहले 4 दिन का औसत 24 है। पहला 4 दिन मतलब फर्स्ट हो गया, प्लस में सेकंड हो गया, प्लस में थर्ड हो गया और प्लस में फोर्थ हो गया। यानी कि पहले 4 दिन का औसत किसके बराबर है? 24 के बराबर। तो योग कितना होगा मैडम जी? योग होगा 96 के बराबर, है ना। औसत कह रहे हैं 24 है, तो योग हो गया 96 के बराबर। कह रहे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या कह रहा है कि दूसरा, फिर कह रहा है तीसरा दिन, फिर कह रहा है चौथा दिन, फिर कह रहा है पांचवा दिन, और इन सब का औसत किसके बराबर है? 26। मैं यहां से योग निकाल लूं मैडम जी? 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी आप कहोगे 104 के बराबर है। आप कहोगे मैडम ये तो 104 के बराबर है। बात तो सही है। अब एक बात बताओ, क्या यहां से मैं माइनस कर दूं? मैडम दूसरे से दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो हट गया, सिर्फ फर्स्ट और माइनस में फिफ्थ बचेगा, पहला और पांचवा दिन। और यहां से मैं घटाऊंगी तो कितना जाएगा मैडम? 8 के बराबर। यानी पहले और पांचवें दिन का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 8 के बराबर आएगा। क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले और पांचवें दिन का तापमान इतना है। ये फर्स्ट का और ये पांचवें, पहले और पांचवें दिन का। मैं यहां से अंतर निकाल लूं तो अंतर कितना है? 1 यूनिट का। मेरे अकॉर्डिंग अंतर आया है कितने का? 8 का आया है। 1 यूनिट 8 के बराबर है। कह रहे पांचवें दिन का तापमान बताइए। पांचवें दिन का तापमान बताइए। 3 यूनिट का मान पूछ रहे हैं। 8 तिया 24। इस क्वेश्चन का आंसर भी 24 करेक्ट आएगा। सेम क्वेश्चन था, बस उसमें प्लस वाला सीन था, इसमें माइनस लेके चलना था। बाकी आपका एवरेज यानी कि औसत प्लस रेशियो, एवरेज प्लस रेशियो का मिक्स कंबाइन करके क्वेश्चन दिया गया था। कर लोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ। अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है तो कर लोगे? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। और अपने 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका लगाओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन मैंने अभी होल्ड पे रखे, मुझे पता है, वो भी कराऊंगी, क्योंकि शुरू के क्वेश्चन डीआई के करा देती तो मैं लगता मैडम पता नहीं कौन सी यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो, है ना। क्योंकि एक दिल में जो डर बिठा रखा है डीआई से कि हाँ कुछ भी हो जाए मैम हमें तो डीआई नहीं आएगा। अपने आप ही अपना माइंडसेट पता नहीं क्यों ऐसा बना रखा है। बहुत ईजी होता है डीआई। उसमें पाई चार्ट से क्वेश्चन आपका बनता है, टेबुलर डाटा से क्वेश्चन बनता है, बार ग्राफ से बनता है, लाइन ग्राफ से बनता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी बस कैलकुलेशंस होती हैं। अभी कराऊंगी, देखना तब, ठीक है। चलिए जी 7th क्वेश्चन कह रहे 18 दोस्त हैं जो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए हैं। उनमें से 17 ने अपने डिनर पर 210 रुपए खर्च किए हैं। 17 दोस्त हैं, सभी ने 210 रुपए खर्च कर दिए। ऐसा होता है ना जब हम भी मान लो 10-12 दोस्त मिलके कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो कॉन्ट्री सिस्टम पढ़े सुने कि कॉन्ट्री कर लेंगे, वी विल कॉन्ट्री, है ना, वी विल कॉन्ट्री दिस बिल, यानी हम इस बिल के अंदर कॉन्ट्री कर लेंगे, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन। मान लो टोटल बिल आया 2100 का, 7 लोग गए हैं तो 300 हर बंदा दे देगा। इस तरीके से कॉन्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 17 लोगों ने तो 210 रुपए दे दिए हैं, ठीक है। कह रहे जो 18वां दोस्त है उसने औसत खर्चे से 153 रुपए अधिक खर्चा करा। जो 18वां दोस्त था उसने पेमेंट कैसे करी? औसत खर्चे से 153 अधिक। कह रहे उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, ये आपको यहां से फाइंड आउट करना है। उसके द्वारा खर्च की गई टोटल राशि कितनी है, ये आपको निकालना था। एक बात मुझे बताओ, 18 दोस्तों का टोटल कितना खर्चा हुआ है? मैडम देखो सीधी सी बात है, 17 लोगों ने 210 किया तो 17 गुना 210 प्लस में मान लेते हैं इनका जो एवरेज था वो x था, मान लेते हैं इनका जो औसत था वो x है। 18वें ने कितना करा? औसत से 153 रुपया अधिक खर्च कर दिया। ये क्या है? इनके खर्चे का योग बिठा दिया। एवरेज का फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको? अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। औसत निकालने, जितना भी डाटा दिया है सबका योग और जितनी संख्याओं से भाग कर दो।
जितना भी डाटा दिया है सबका योग और जितनी संख्या उससे भाग कर दो। अभी अभी सिखाया था, लगाना जरा। औसत कितना है, x है। सबका योग इसके बराबर बैठेगा, 17 संख्या 18वीं संख्या, सबका योग बिठा दिया और डिवाइडेड बाय जितने डिजिट हैं 18 डिजिट हैं। 18 इधर आएगा तो 18x हो गया। ये जाएगा 17 एकम 17 दूनी 34 और 2 36, आपका 3670 है ना। ये जाएगा 17 दूनी 34 और एक 3570 बैठेगा, 3570 है। और प्लस का आपका 100 और प्लस का 153 है। प्लस का 153 में इसमें सीधा ही जोड़ दो 153, ये बैठेगा 3 7 5 12 5 6 7 3723 हो गया। कितना बैठेगा, 3723 है और प्लस का बैठा है x है। यहां से सॉल्व करना जरा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर ले आओ, यानी कि 17x हो गया बराबर 3723 है। काटना जरा 37 से, मैडम 37 दूनी आपका 34 हो गया। ये जाएगा आपके पास 3, ये जाएगा 1 पे, ये जाएगा 9 पर, यानी कि x का मान 219 है। या कहूं कि इन सभी 18 दोस्तों का जो औसत आएगा ना, जो एवरेज आएगा वो 219 के बराबर है। इन सभी दोस्तों का जो औसत आएगा, जो एवरेज आएगा वो 219 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताओ। मैडम जी एक व्यक्ति ने 219 रुपया खर्च किया, टोटल 18 व्यक्ति है, टोटल बैठेगा 9 8 72। मेरे आंसर के इकाई के अंक पे 2 बैठे, मेरे आंसर के इकाई के अंक पे 2 बैठे है। 2 ऑप्शन टकरा गए, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो नहीं करने दूंगी। मेरा आंसर जो है वो 18 से गुना हो रहा है, यानी कि 18 9 से कटता है, मेरा आंसर 9 से कटेगा। मेरा जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, मेरी संख्या 9 से कटेगी। 6 2 8 और 1 9, ये 9 से नहीं निपटेगा। 9 4 3 7 और 2 9, ये 9 से पूरा का पूरा कटेगा। ये संख्या तो 9 से पूरी की पूरी कटेगी, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही करेक्ट हो गया। इसका मतलब यही आपका करेक्ट हो गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कितना आएगा। 1 मिनट का टाइमर मैं आपको लगा दे रही हूं, ठीक है, लगाइए कितना आएगा, लगाओ भैया कितना आएगा। बाकी की जो क्लासेस हुई है इसी चैनल पर हैं, एक बारी देख लीजिए। आठवां क्वेश्चन है आपका, किससे रिलेटेड दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 साल में इतने रुपए हो जाएगी। यानी ये आपका अमाउंट दिया है कि 3 साल में इतना अमाउंट हो जाएगा। यदि पहले दूसरे तीसरे वर्ष ब्याज की जो दर है वो 5 6 7 है, यानी पहली साल ब्याज आएगा 5%, दूसरी साल का ब्याज है आपका 6% की दर से, और तीसरे साल का ब्याज निकाला इसने 7% की दर से, और तीनों साल का मिला करके फाइनली जो इसका अमाउंट बैठेगा वो 32,154.57 का मिश्रधन यानी कि अमाउंट बैठेगा। ठीक है, अब यहां से शुरुआत करते हैं।
स्टार्टिंग में कितना है मुझे तो पता नहीं, हमने मान लिया मैम पता नहीं, पी फॉर प्रिंसिपल है, ठीक है। उस पे ब्याज है 5%, यानी कि इसका 105%। अगला दे रखा है क्वेश्चन ने आपको, कह रहा है 6%, यानी इसका 106%, और उसके बाद कह रहा है 7%, यानी कि मैडम 100 पे 7 बढ़ गया 107%। और फाइनली ये किसके बराबर दे रखे हैं, 32,154। पॉइंट कितना है, 5-7 है, मैंने पॉइंट हटा दिया, उसके नाम के नीचे आएंगी 2 जीरो। काटना जरा यहां से, जो भी कटता हुआ नजर आ रहा है इसको काट डालो, इसको यहां से काट दीजिए। मैडम ये 3 से कटेगा, ये 3 से आपका कटेगा, 3 से कटेगा, एक बारी काटना शुरू करना, कितना आएगा, एक बारी काटो जल्दी। चलिए जी, कह रहे कितना ब्याज व्याज आपका यहां से निकाले, कितना आएगा, है ना। सॉल्व करते हैं किस तरीके से, एक बारी काट लोगे यहां से, एक बार इसको काटो और पी की वैल्यू आपको निकालनी है। नियर बाय से ट्राई कर लीजिएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं आता है तो आई थिंक इसका 27,000 आंसर आएगा। कटिंग फटिंग एक बारी आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। हम लोग तब तक अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। अगला रहेगा अपना ये वाला, ये भी ब्याज से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी लगाओ, क्योंकि ये ना अच्छा इसलिए बोला, बहुत सारे बच्चे इसको घुमा के करते हैं कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उस पर 1% बढ़ाएंगे, फिर जाके दोबारा सॉल्व करेंगे। इतना काम धाम नहीं करना, डायरेक्ट लगाओ। कैसे होगा, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। कह रहा है आपको ये कि एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए निश्चित ब्याज दर पर रखा जाता है अगर 1% अधिक दर पर रखा होता। ये कह रहे किसी निश्चित ब्याज दर पर रख दिया, इसको पता नहीं किस पे रखा है, बट किसी निश्चित ब्याज दर पर इसने रख दिया है। कह रहे अगर 1% अधिक रखा होता तो इसे 180 रुपए अधिक मिलते हैं, 180 रुपए अधिक मिलते हैं। 1% फालतू पे रख दिया बेटा, 1 साल के लिए 1% है, 2 साल के लिए तो 2% हो गया, 1 साल के लिए 1 है तो 2 साल के लिए रखा तो 2% अधिक हो गया। और ये 2% अधिक का फायदा ये मिलेगा कि 180 रुपया बढ़ गया, यानी 2% का मान 180 है तो 1% का मान 90 रुपया हो गया। बात तो सही है, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 90 रुपए हो गई। बात तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि धनराशि कितनी आएगी। जब भी धनराशि निकालनी हो 100% का मान निकालना होता है। जब भी आपको धनराशि निकालनी हो हमेशा 100% का मान निकालना है। 2 जीरो छाप दो यहां से, 2 जीरो छाप दो यहां से, यानी कि आपका 100%, या कहूं कि वो धनराशि कितनी आएगी, 9,000 के बराबर है। कोई पहले आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना, कोई पहले इसमें आपको अपना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे का मतलब है हमारा 11th क्वेश्चन। कह रहे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में, टाइम है 2 साल का, 4500 रुपए की राशि है जो कि 4950 रुपए हो गई। 4500 थी जो कि आपका 4950 रुपया हो गई। तो कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपको निकालना है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है ये आपको निकालना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैडम SI बराबर PRT बटा 100, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी सिखा दूंगी। पहले इससे सीख लेते हैं जिससे कि आप और आपके जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट करेंगे। ध्यान से सुनना, ब्याज कितना है 4500 से 4900, यानी कि मैडम 450 रुपए का ब्याज है, ठीक है। बराबर प्रिंसिपल कितना है 4500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, टाइम है 2 साल का, बट्टे में जाएगा 100। आपने क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 45 से 45, 2 से कटेगा 5 पे, यानी कि आपका आंसर आया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है। ऐसे ही करा था। इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, बहुत बार मैंने आपको सिखाया क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डायरेक्ट निकालने का क्या होता है कि मैडम जी 1 साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल गुना करा दो 100 से। 1 साल का ब्याज बटे में आपका मूलधन बटे में आपका प्रिंसिपल और इसकी गुना बिठा दो 100 से।
1 साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल गुना बिठा दो 100 से। लगाना जरा ब्याज कितना है मैडम जी 450, मगर 2 साल का है 2 से भाग, बट्टे में अपना मूलधन और गुना करा दो 100 से। बात वही पड़ जाती है, लेकिन ये थोड़ा सा डायरेक्ट के वे में आ जाता है। बात वही है, कुछ अलग से नहीं करना। इससे ये कैंसिल, यहां से भी कट पिटा के आंसर बैठेगा 5%। बस ये बच्चों की तरह SI बराबर PRT बटा 100 मत करा करो, थोड़ा सा चीजों को डायरेक्ट करना सीखो। आया समझ में? चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे का मतलब है 12वां क्वेश्चन। ये भी बड़ा प्यारा है, बहुत बार ये फॉर्मूलाज आपके डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। सीधा पूछेगा कि 2 साल का बताओ अंतर कितना होगा, मूलधन दे देगा, ब्याज की दर दे देगा। या 3 साल का अंतर पूछ लेगा कि बताओ CI और SI का 3 साल का अंतर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसमें आपको ब्याज की दर दे देगा। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन बनता है या उसी फॉर्मूले का यूज करके ये वाला क्वेश्चन बनता है। डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस उसमें डिजिट चेंज थी। इसमें DSSB में किसी और शिफ्ट में भी पूछा गया था, अभी कराया था मैंने, जो 5-6 क्लासेस कह रही हूँ ना कि करवा चुकी हूँ। सेम क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, किसी और शिफ्ट में भी आया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, और आज किसी और शिफ्ट में है, वो भी निपटा लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है नोट कर लीजिएगा। पहला तो यही क्या कि मैडम अगर CI माइनस SI 2 साल का निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का डिफरेंस है, PR²/100 का स्क्वायर होता है। अगर CI और SI में 3 साल का अंतर हो, CI और SI में 3 साल का अंतर होता है PR² R + 300 और नीचे जाएगी 100 की क्यूब, R + 300 और नीचे होता है 100 की क्यूब। नोट कर लीजिएगा, दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है आपको यहां से कि ये वाला था ना, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है कोई राशि, तो 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण के अंतर के बीच का अनुपात इतना है। 3 साल और 2 साल का अंतर, 3 साल और 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर PR² R + 300 और नीचे थी 100 की क्यूब, नीचे थी 100 की क्यूब। ठीक है, और फिर जाएगा 2 साल का, इसके बट्टे में 2 साल का है PR²/100 का स्क्वायर। मैडम नीचे जैसे मैं कहती हूँ 5/2 है और बट्टे में 3/4 है, तो इसको मैं घुमा के 4/3 लिख देते, इसको घुमा के 4/3 लिख देते। यही कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का, ऐसे ही सॉल्व होता है ना। सेम लॉजिक ऊपर लगाना है। जैसे जैसे मैडम 100 का स्क्वायर जाएगा यहां पर और ये जाएगा PR का स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यूज हो जाएंगे। समझ आई बात? और ये कह रहा है 34/11 के बराबर है, ये कह रहा है हमें 34/11 के बराबर है। काटना पीटना PR² R², इससे आपका ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 11 की गुना ऊपर करना, 11R प्लस का 11 तिया 33, 2 बैठी है 0, 100 को उधर भेजना, आपका बैठेगा 3400 है। 11R यहां से 3300 उधर जाएगा, घटाएंगे, R की वैल्यू बैठेगी 100 के बट्टे में 11, 100 के बट्टे में 11 को लिखा जाता है 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया, ब्याज की दर कितनी है, आंसर आपका यहां से D वाला करेक्ट आएगा। कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बारी थम्स अप कर देना। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कर लोगे तो एक बारी थम्स अप कर देना। और आगे चल लेते हैं, आगे का मतलब अपना 14th क्वेश्चन लगाओ कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 लगाइए, क्या दिया गया, मेंशुरेशन से रिलेटेड है ना। क्या कह रहा है कि समान ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट इक्वल है, 2 वृत्ताकार शंकु, शंकु यानी कि कोण दे रखे हैं, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात यानी कि रेडियस का रेशियो हमें दे रखा है, रेडियस का अनुपात रेशियो हमें दे रखा है। कह रहे उनके आयतनों के बीच का अनुपात कितना होगा, उनकी वॉल्यूम के बीच का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम होती है मैडम 1/3 πr²h, और इधर भी कितनी जाएगी 1/3 πr²h है। क्वेश्चन कह रहा है हाइट दोनों की बराबर है, हटा दो, नीचे 3 दोनों साइड है, पाई दोनों साइड है, तो बेसिकली R², 3 का स्क्वायर 9 और इधर वाली रेडियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, अनुपात बैठेगा 9 और 16 का।
अनुपात जाएगा 9 और 16 का। गलती से भी 16 9 का टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। आधे बच्चे कहेंगे मैम एक ही तो बात है ना। मैडम जी एक ही तो बात है, भाई एक बात नहीं है, अलग मतलब है। 16/9 और 9/16 में दिन रात का फर्क है, एक बात नहीं है, सोच समझ के टिक करना। इसी के साथ साथ मुझे 4 फॉर्मूलाज आप लोग बता दीजिएगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में छाप देना, ठीक है। पहला लिखना मुझे यहां से बताओ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है। शायद मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी हुआ है पहले। डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है लिख देना। दूसरा लिखना यहां से, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा। रेक्टेंगल को हिंदी में बोला जाता है आपका आयत, और डायगोनल होता है बेटा विकर्ण। तीसरा लिखिएगा डायगोनल ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है। इसके बाद लिखना है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। फोर्थ पर लिखिएगा अपना क्या, कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड होता है घनाभ। घनाभ का विकर्ण कितना है, घन का विकर्ण कितना है, आयत का विकर्ण और आपका वर्ग का विकर्ण कितना है, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। चारों क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देना, मैं लिख दे रही हूं। इसका लिखिएगा √2a है, इसका लिखिएगा √3a है, इसका लिखिएगा √L² प्लस b² होता है। क्यूबॉइड का पूछा जाए तो √L² प्लस का b² और प्लस का h² होता है। तीनों चारों फॉर्मूलाज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के फॉर्मूलाज है, डायगोनल से आपका क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। और अगर कौन की ही बात की गई है तो कौन से भी पूछ लेते हैं, 3-4 फॉर्मूलाज अपने, है ना। पहले मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमेंट सेक्शन में छाप देना। टीएसए ऑफ कोन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहां पर मुझे बता दीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन, जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था, वॉल्यूम ऑफ कोन अभी अभी लिखवाया था, 1/3 πr² h होती है। सीएसए और टीएसए कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। तब तक हम लोग चल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब तक हम लोग चल लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 16 वाला, इसका आंसर लगाइए, एलिगेशन लगेगा। हिंट मैं आपको दे देती हूं क्या, कि इसमें आपका एलिगेशन यूज होगा। अब बताओ कितना करोगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा है ना, उसमें आपका एलिगेशन जो होता है वो लगेगा। अब लगाइए आंसर कितना करोगे। क्वेश्चन कह रहा है 35 रुपए किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी को 28 रुपए किलो वाली चीनी के साथ लागत वाली, क्वेश्चन कह रहा है 35 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली कितने किलोग्राम चीनी को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाली 54 किलो, अच्छा 54 किलो चीनी के साथ मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 40 रुपए में बेचने पर, मिश्रण को 40 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। यह आपका क्वेश्चन है, सोचो एक बारी। कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त हो, लगाओ कितना आएगा। क्या कह रहे हैं, इसने एक 35 रुपए के भाव वाली चीनी ली है, कितनी ली है मुझे नहीं पता, मैंने x किलो मान ली है। फिर कह रहे हैं कि 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी जो है, 28 रुपए वाली जो है वो इसने 54 किलो ले ली, बहुत अच्छा किया। और मिश्रण यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, आपको पता है एलिगेशन में 5 चीजें होंगी, हमारे पास 5 वैल्यू होंगी, 2 ये हो गई, 2 रेशियो और एक बीचों बीच वाली वैल्यू हो गई। एक बात मेरी हमेशा याद रखना क्या, कि जब आप एलिगेशन लगाते हो तो ये जो बीचों बीच वाली वैल्यू होती है ना, ये संख्या हमेशा 100% की वैल्यू लिखी जाती है। ये जो बीचों बीच वाली वैल्यू आएगी ये हमेशा 100% की वैल्यू लिखी जाती है। यानी कि कह रहे 40 रुपए में बेचने पर 25 का लाभ होता है, यानी कि 40 रुपया 125% का मान है। आपको 100% का मान निकालना है, किसके बराबर आएगा। बोला कि 40 रुपए प्रति किलो में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 40 रुपए 125% का मान है। आपको 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। आई बात समझ में। इसको काटना जरा मैडम, ये कटेगा 5 पे, ये निपटेगा 4 पे, 5 से कटेगा 8 पर, 8 चौके 32, यानी कि उसने मिश्रण को 32 रुपए में बेच दिया। मिश्रण कितने में बिकता है, 32 में बिकता है। अब लगाओ क्वेश्चन को यहां से। अब जैसे एलिगेशन सॉल्व होता है वैसे कर लीजिएगा। ट्रिक से बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट आप जाओगे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। ट्रिक क्या है, एलिगेशन कैसे लगता है,
इन दोनों में जो अंतर है वो यहां लिखा जाता है। 28 और 32 में 4 का अंतर था, यानी x की जगह पे 4 आना चाहिए था। इधर अंतर है 3 का। एक बात बताओ, इसने 3 की जगह 54 लिख दिया, तो 4 की जगह क्या लिखे? इसने 54 3 यूनिट का मान लिख दिया, 4 यूनिट का निकालना कितना जाएगा? 3 से काटना, ये कटेगा 3 एकम और 3 से कटेगा आपका 8 पे, यानी कि मैडम जी 72 आएगा। 3 से कटेगा मेरे पास कितने पर? 3 से कटेगा 8 पे, यानी 18 पे। 1 यूनिट का मान 18 है, 4 का कितना आएगा? 72 आएगा, यानी कि x की जगह पर 72 किलो आना चाहिए। x की जगह पर कितना आएगा? 72 किलो उसने चीनी ली है, जो कि 35 रुपए के भाव से है। 72 किलो चीनी ऐसी है जो कि 35 के भाव से है। समझ आया क्वेश्चन? तो एक बारी थम्स अप कर दीजिए, और ये वाले क्वेश्चन को बाद में कराऊंगी। डीआई के जो क्वेश्चंस मैंने आपके स्किप किए थे पहले उनको कर लेते हैं, ठीक है। उस सीरीज में पहला क्वेश्चन आपका ये वाला, जिसका कि आपको एक बार ग्राफ दिया गया है। शायद से ग्राफ की वैल्यूज विजिबल नहीं है, मैं डार्क कर देती हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर काम का डाटा जो है उसको डार्क कर देंगे, पूरा डार्क करने में टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दंडारेख जो है ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा आयोजित प्लेसमेंट टेस्ट में विभिन्न कॉलेज से उपस्थित और चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या को दर्शाता है। क्या दिया गया? ये आपके कॉलेज हैं, कॉलेज नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई, ये कॉलेज दे रखे हैं, ठीक है। कॉलेज में अपीयर्ड, पहले वाली संख्या है अपीयर्ड की, दूसरे वाली संख्या है सेलेक्टेड की। यानी कॉलेज ए से 3000 बच्चे अपीयर्ड हुए, जिसमें से 1750 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कॉलेज ए से 3000 बच्चे ऐसे हैं जो कि उपस्थित हुए, और उसमें 1750 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं। ये बेसिकली आपका ग्राफ दिया गया है, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं, ग्राफ हमें समझ में आ गया है। कह रहा है कॉलेज बी से प्लेसमेंट टेस्ट के लिए चयनित उम्मीदवार, कॉलेज बी से चयनित उम्मीदवार, कॉलेज बी से सेलेक्ट कितने हुए? 1250 हुए हैं, 1250 हुए हैं, ठीक है। फिर कह रहा है तथा सभी कॉलेज से मिलकर परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार, सभी कॉलेज से मिलकर के चयनित कितना हुआ है? क्या कह रहा है कि कॉलेज बी से प्लेसमेंट टेस्ट के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या, सभी कॉलेज से मिला करके परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार, सबसे मिला करके कितने चयनित हुए? मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, 1750 चयनित हुए, इससे 2250 है, और ये आपका दे रखा था 2000 है, और ये आपका दे रखा है 2000 है। टोटल हम यहाँ पर कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। 2 2 4000, 4 2 6000, 6 और 1 7000 और 1 8000, 8000 हो गया, और यहां से 9000, 750 और ये 9000 बैठ गया। 9250 कितना बैठेगा? 9250। कह रहे कि कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है? 1250 9250 का कितना प्रतिशत है? ये आपका क्वेश्चन है। 1250 जो है वो 9250 का लगभग कितना प्रतिशत है? ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। कॉलेज बी से जो सेलेक्ट हुए वो ये है, सभी कॉलेज का ये है, तो बी वाला सभी कॉलेज का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन था। बस काटना पीटना यहां से करना, और अलग से कुछ भी नहीं होगा। काटना जरा, 25 से कटेगा मैडम, 25 5 125, ये जाएगा आपका कितना? 25 या 75, 75 85, और ये जाएगा आपका 175, 25 से कटेगा 7 पे, ऊपर जाएगा 500, नीचे जाएगा आपका 37 से, 37 से निपटेगा 1 पर, है ना, और ये जाएगा 130 है, और ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 12 4 पे नहीं, 4 पे तो नहीं, 3 पे जाएगा ये जाएगा 37 से 3 पर कि 7 तिया 21, 3 तिया 9 2 11, हाँ जी, ये कटेगा 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ आएगा। 13 से शुरू होगा और पॉइंट में जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, तो एक ही आपका आंसर है। एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखो, पिछला क्वेश्चन था वो बार ग्राफ का था डीआई के अंदर, ये भी डीआई का ही क्वेश्चन है। अब की बारी पाई चार्ट और टेबुलर डाटा आपको दिया गया है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित वृत्त आरेख और तालिका 2020 के दौरान 6 दुकानों द्वारा ब्रांड ए और बी की कुल वॉशिंग मशीन के वितरण को दर्शाता है। ये पाई चार्ट इसका नहीं है, फिर ये पाई चार्ट इसका नहीं है, गलती से लग गया यहाँ पे।
क्या कह रहे हैं कि ये आपका PQRSTU ये दुकान के नाम है, कि P नाम की दुकान, Q नाम की दुकान, ऐसे शॉप का नाम दे रखा है। शॉप P पर ब्रांड A की इतनी वॉशिंग मशीन बिकी है, ब्रांड B की इतनी बिक गई। Q नंबर की दुकान ने इतनी इतनी बेची, RSTU सबका दे रखा, ब्रांड A का कितना बिका है और ब्रांड B का कितना सामान बिका है। ये आपका जो ग्राफ है, ये जो टेबुलर डाटा है, ये दिया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि QSTU दुकानों पर, QSTU आपका QSTU 4 दे रखा, दुकानों द्वारा ब्रांड ए की एक साथ बेची गई वॉशिंग मशीन का औसत कितना है। इन चारों का औसत आपको निकालना है, कितना आएगा। इन चारों का एवरेज आपको निकालना है, औसत आपको निकालना है, कितना आएगा। एवरेज निकाला कैसे जाता है, जितना भी डाटा दिया है सबका योग कर दो और जितनी संख्याओं से भाग कर दो। संख्या तो 4 है, समझ आ रही है, संख्या तो 4 है, साफ साफ समझ आ रही है। योग कर लो, यहां से कितना जाएगा, योग कैसे करेंगे मैडम, 6 4 10 और 2 12, एक आएगी कैरी, 9 9 18, 9 3 27 और 4 आपका 31 और 3 आएगी कैरी, है ना। 8 2 10 3 13, 13 और ये 20, 20 और 3 आपका हो गया 23, 2 आएगी कैरी। ये जाएगा आपके पास में कितना, 2 और 2 4, यानी कि 4312, 4312, 3 से निपटाना, 4 से निपटाना, ये जाएगा आपके पास में कितना, 4 7 28 और 4 8 32, 1078 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई एरर कर दी, कोई एरर कर दी क्या मैंने। 4 ही है, किस किस का था, QSTU था, मैंने डाटा गलत ले लिया, ये वैल्यू गलत ले ली। देखो इसमें फिर से देखना, इसने कहा Q का लेना है, ठीक है, उसके बाद S का लेना है, R मैंने गलती से ले लिया, S के बाद T था और U था, ये चारों लेना है, इन चारों का टोटल निकालना है, इन चारों का टोटल निकालना है। फिर से कर लेते हैं, ये जाएगा 4 और 2 आपके पास 6 है, इसके अलावा क्या है 8 और 4 4 8 8 16, 8 3 24 और 1 25, 2 आएगी कैरी, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 14 और 7 3 21, यानी कि 20, 2 आएगी कैरी, 2 और 2 4, 4056, 4056 नीचे बैठा था 4, इसको निपटा दो, 4 एकम 0, 4 एकम और 4 चौक आपका 16, 1014 ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आएगा। 1040 सी वाला आपका करेक्ट है, वो गलती से हो गया था, एक बार ही देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी आपका इसी तरीके से यानी कि टेबुलर डाटा से ही रिलेटेड दिया गया है। एक बारी पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से, आंसर कितना आएगा एक बारी बता ही देती हूँ मैं, जो बार 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 कमेंट आ रहा है। DSSB का जो पेड बैच है, इस पे आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही है, ये आपका पेड बैच है DSSB कोर्ट अटेंडेंट का, जिसमें कि आप सभी टीचर्स को जानते होंगे। पेड बैच आपका टॉपिक वाइज टाइप वाइज चल रहा है, सारा इंपॉर्टेंट जितना भी डाटा है सबको कवर करते हुए। क्योंकि देखो अगर आपका SSC का एग्जाम है या रेलवे का या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम है, वहां आपको कंटेंट को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती कि मैम सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि हर साल एग्जाम होते हैं, आपको PYQ वगैरह बहुत इजीली मिल जाते हैं। लेकिन जैसे DSSB का एग्जाम हो गया, एक आपका EMRS का एग्जाम हो गया, इस तरीके के एग्जाम से यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है कंटेंट के रिगार्डिंग कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है ना। उस केस में आपका पेड बैच आपका डबल जो एक होता है ना, फायदेमंद प्रॉफिटेबल रहेगा। बेसिक से सारी चीजें चल रही है, नो डाउट आपका सारा सिलेबस है, प्लस में आपको पता है एक जो होता है ना रिफाइंड कंटेंट कि हाँ इस पूरे ढेर में से मुझे इतना पढ़ना है। आपके मान लो 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें से आपको ये 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपके मोस्ट रिपीटेड है, सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। आपके मान लो हिंदी में पर्यायवाची है, पर्यायवाची मान लो 300 है, 300 में से आपको 70 की फाइल दे दी कि ये 70 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में इनमें से आता ही आता है। तो इस तरीके से जो आपका रिफाइंड कंटेंट है वो भी आपका मिलेगा, प्लस आपका टॉपिक वाइज बेसिक से तो चल ही रहा है, वो तो कोई नई बात नहीं है। और टेक्स्ट बुक के कंटेंट का आप सभी को पता होगा, जब आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस फंसते हैं, पता होगा मॉक सब लगाते होंगे, आई होप मॉक टेस्ट से आपके एज इट इज क्वेश्चंस फंस जाते हैं। ये तो फिर भी आपका पेड बैच चल रहा है, कैसे अटेंड करना है, इसको ज्वाइन कैसे करना है, एक बारी फटाफट से बता दे रही हूँ। यूट्यूब पर ही जाइएगा, इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। अब ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है और प्रीवियस क्लासेस कहाँ मिलेंगी, 1 मिनट का समय दो, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे
जैसे अपनी क्लासेस इस वाले चैनल पर, ये जो टेक्स्ट बुक चैनल है जिस पे अभी देख रहे हो, आप यहाँ वीडियो के सेक्शन में जाओगे और जब नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तब आपको यहाँ पर ना मेरी ये DSSB की ये वाली क्लास, जैसे ये क्लास दिख गई, ये प्रीवियस क्लास है, इस ऐसी मैंने 6-7 क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। इसी क्लास में जब आप यहाँ मोर पर जाना, इसी क्लास में मैं इसमें करके बता रही हूँ, इस वाली क्लास में जो भी लाइव चल रही है, नीचे मोर पर जाना और स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा DSSB HCA बैच 2025, HCA हाई कोर्ट अटेंडेंट। इस सॉरी मैंने MTS पे क्लिक कर दिया। HCA वाले बैच पे जब लिंक करोगे ना, इस तरीके से आपके पास में यहाँ से ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, नीचे जाइएगा और यहाँ व्यू ऑल प्लान पर सेलेक्ट करना है। ये इसको चूज कर लेना 349, अप्लाई कूपन पर जाना NISHA22, इसका यूज करना, अप्लाई करना, 329 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपका 329 में एक तो DSSB का बैच रहेगा, 329 तब पड़ेगा जब कूपन कोड NISHA22 का यूज करोगे, ठीक है। एक तो आपका इसमें DSSB का बैच रहेगा, प्लस में आपका जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, मोक लगाने के लिए आप यूज करते हो ना पास प्रो का, वो पास प्रो आपका फ्री रहेगा। पास प्रो आपको अलग से परचेज नहीं करना, इसी के अंदर आपका इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अपने क्वेश्चन पर वापस से आते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि ये वाला फॉर्म अप्लाई कर रखा है जो कि इस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। जब तक हम लोग एक DI के क्वेश्चन पर थे, इसको लगा लेते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें आपको कि निम्नलिखित तालिका वर्ष 2020 में 5 अलग अलग स्कूल हैं ABCDE, ये 5 स्कूल हैं, इनका दर्शाया गया कि किस स्कूल से कौन सा गेम खेलना कौन सा स्टूडेंट प्रेफर करता है, ठीक है। कह रहा है मान लीजिए कि एक छात्र को केवल एक ही खेल खेलना चाहिए। स्कूल C से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल C से क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 250 है। कह रहा है स्कूल C से क्रिकेट खेलने वालों की संख्या स्कूल E से क्रिकेट खेलने वालों की संख्या का X% है, तो X का मान बताइए कितना है। अच्छा जी, स्कूल C से जो खेल रहे हैं वो E से खेलने वालों का यानी कि 200 का X% है। 200 का X% कह रहे हैं 250 के बराबर है। इस X की वैल्यू बस आपसे पूछ रखी है, तो उसे काटिएगा, आंसर बैठेगा 125। डी आपका करेक्ट था। यानी कि था तो DI में टेबुलर डाटा का क्वेश्चन, लेकिन इसको घुसा किस में रखा है, मतलब इसमें परसेंटेज वाला आपका लॉजिक लगना था। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 18 ज्यादा नहीं दे रही, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रही हूँ, दोनों को नोट कर लेना और क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप सभी के साइड से चाहिए। अगली जो क्लास होगी मेरी, यही यूट्यूब क्लास जो मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए ये वाली क्लास लेकर के आती हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैं क्वेश्चन नंबर 17 से ही शुरू कराऊंगी। उस क्लास में अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। इसी के साथ इस वाली क्लास को मैं एंड कर दे रही हूँ। बाकी ये वाला आपका बैच है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का कॉमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। PDF में अपने टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।